हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले हमने अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में किया था। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? वो टर्म्स जो हम अकाउंट्स में नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, डेली यूज़ नहीं है बट अकाउंट्स में यूज़ की जाती हैं। अगर हमें अकाउंटिंग टर्म्स पता होंगी तो हम अकाउंट्स को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहली टर्म कैपिटल है। कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। अब पहले प्रोप्राइटर कौन है? प्रोप्राइटर वो है जो बिजनेस का मालिक है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो ज़ीरो से तो स्टार्ट नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ मनी से या एसेट्स लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। तो वो जो मनी और एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज़ नोन एज कैपिटल। एक्स एक पर्सन है, उसने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। अब वो बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस उसके पास एक शॉप लेकर रखी हुई है, वो शॉप पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब ये क्या हो गया? मनी। ये क्या हो गया? एसेट। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने जो मनी और जो एसेट्स इन्वेस्ट किए दैट इज नोन एज कैपिटल ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओनर, कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है? जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, देन आगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब बिजनेस चल रहा है एक पर्सन का, उसने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं। मान लो उसको 2 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, वो बिजनेस में से 2 लाख रुपीज़ विदड्रॉ कर रहा है। किस लिए विदड्रॉ कर रहा है? फॉर पर्सनल यूज़, घर के लिए वो 2 लाख रुपीज़ विदड्रॉ कर रहा है। वो जो पैसे 2 लाख रुपए उसने घर के लिए निकलवाए दैट इज ड्राइंग्स। अगर बिजनेस में लगाए, इन्वेस्ट किए तो कैपिटल, अगर बिजनेस में से विदड्रॉ किए तो दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। बिजनेस में पैसा फर्दर इन्वेस्ट करना, अगर मान लो 10 लाख के बाद वो 5 लाख और इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी कैपिटल ही होगी। जब भी वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल ही होगी। जब वो पैसा निकलवाएगा, विड्रॉ करेगा, तो वो उसकी क्या होंगी? ड्राइंग्स होंगी। अब अगर किसी पर्सन का क्लोथ्स का बिजनेस है, मैं गारमेंट्स का बिजनेस है, अब उसने क्या किया? कुछ जो गुड्स हैं, जो गारमेंट्स है, उसने घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए वो घर ले गया। अब जो पर्सनल यूज़ के लिए उसने विड्रॉ किए दैट इज़ आल्सो ड्राइंग्स। कहने का मतलब है कि ड्राइंग्स सिर्फ पैसे में नहीं हो सकती, वो गुड्स में भी हो सकती हैं। तो ड्राइंग्स ज़रूरी नहीं कि पैसा निकलवाना, मनी निकलवाना, नहीं, उसमें हम गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं बार बार गुड्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो गुड्स क्या है? गुड्स फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड हैं जो कि हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। गुड्स वो हैं जिसमें कोई पर्सन डील करता है। अब फर्नीचर मर्चेंट है, वो किस में डील कर रहा है? फर्नीचर में डील कर रहा है। जिस चीज़ की वो सेल परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए क्या है? गुड्स हैं। तो इसके लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर है। बुक्स शॉप है तो उनके लिए बुक्स क्या होगी? गुड्स। उसने बुक्स क्यों खरीदी? ताकि वो उसे रीसेल कर सके। अगर हम कोई चीज़ इसलिए खरीदते हैं कि हम उसे रीसेल कर सकें तो उसे कहते हैं गुड्स। गुड्स वो चीज़ें, फिजिकल आइटम्स जिनको हम बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, देन आगे परचेजिस। परचेजिस होगी वे गुड्स को जब हम परचेज करते हैं, गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? परचेजिस। हम बार बार ये नहीं कहते गुड्स खरीदी, बोट गुड्स, हम सिर्फ परचेजिस वर्ड यूज़ करते हैं। अगर एंट्री में लिखा होगा परचेजिस तो हमने किस चीज़ की परचेज की? गुड्स की। तो गुड्स के अलावा कौन सी चीज़ हो सकती है?
गुड्स के अलावा दूसरी चीज़ है एसेट्स। अब एसेट्स और गुड्स में दोनों में डिफरेंस क्या है? एसेट है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटिटी। गुड्स क्या है? गुड्स वो फिजिकल आइटम है जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, और एसेट्स वो फिजिकल आइटम है, वो प्रॉपर्टी है जिसे हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। नॉट फॉर सेल, इसको हम सेल नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं? कई साल तक यूज़ करते हैं, और ये किसी भी फर्म को इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं। अब मैं बात कर रही थी क्लॉथ मर्चेंट की। क्लॉथ मर्चेंट ने अपनी दुकान पे क्या रखे हैं? एक तो गारमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, प्लस उसने क्या रखा है? फर्नीचर रखा है। अब जो गारमेंट्स रखे हैं वो रीसेल करेगा, पर जो उसने फर्नीचर रखा है कस्टमर्स के आने जाने के लिए, नॉट फॉर रीसेल, वो रीसेल नहीं है, तो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है फर्नीचर, तो इसे हम क्या कहेंगे? एसेट्स। एसेट वो प्रॉपर्टी है जो कि एंटिटी की ओन्ड है, ठीक है, और जिसे हम सालों साल यूज़ करते हैं, और जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, और उसे ये नहीं कि हम बेचने के लिए खरीदते हैं, उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता। बेचने के लिए किसे खरीदा जाता है? गुड्स को। अब एसेट्स की कुछ फीचर्स हैं। दे आर ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा ओन्ड है। एसेट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, और एसेट्स की कुछ वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। अब नॉन करंट एसेट, एसेट्स को डिवाइड किया नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं, जो कई सालों तक यूज़ होते हैं। जैसे हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, प्लस एलईडीज होगी, वो चीज़ जो हम एक बार खरीद के कई कई साल तक यूज़ करते हैं, वो नॉन करंट एसेट्स हैं। फिर करंट एसेट्स क्या हैं? जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम विद इन शॉर्ट पीरियड कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, दे आर नोन एज करंट एसेट्स। अभी हम बात कर रहे थे गुड्स की। जो गुड्स होती हैं वो हम बेचने के लिए खरीदते हैं। जब हमने गुड्स परचेज की तो विद इन 1 ईयर उनको हम सेल भी कर देते हैं, तो दे आर नोन एज करंट एसेट्स, जिसको हम खरीदते हैं किस लिए? ताकि उनको बेच सके, और जिसको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट करते हैं, दे आर नोन एज करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट जो कि हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रखते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, तो ये जो नॉन करंट एसेट्स है टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होगी, जैसे फर्नीचर हो गया, वो एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं। हम फर्नीचर को देख सकते हैं, हम कार को देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो क्या होगी? टेंजिबल एसेट्स। फिर इंटेंजिबल क्या है? जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, तो ऐसी कौन सी चीज़ है? गुडविल है, ट्रेडमार्क है। हम किसी भी चीज़ का हम ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल, हम LG का ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, किसी कोचिंग सेंटर का ले लो, किसी कॉलेज का ले लो, किसी स्कूल का ले लो, जिसकी गुडविल ज़्यादा होगी, कस्टमर्स उसी के पास बार बार जाएगा। अब जिसकी गुडविल एसेट है, ये बताना चाह रही हूँ कि पहली बात कि गुडविल एसेट कैसे है? एसेट इसलिए क्योंकि वो हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। गुडविल इंटेंजिबल कैसे है? कि गुडविल को हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, पर जिस पर्सन के पास गुडविल है उसको एक बेनिफिट बहुत हो रहा है, तो दैट्स वाई इंटेंजिबल गुडविल के इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट जिनको हम देख और छू नहीं सकते, पर वो हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स क्यों हैं? क्योंकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं। अब ट्रेड मार्क हो गया, जैसे बुक्स का मार्क का हो गया, किसी भी कंपनी का मार्क है, हम लोग मार्क देख के कई बार ट्रेड मार्क देख के चीज़ परचेज करते हैं, तो वो कंपनी के लिए क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। देन आगे फिक्टिशियस एसेट्स।
फिक्टिशियस एसेट्स नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, बट वो क्या है, लॉसेस हैं जिनको हम एक ही साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते। अब लॉसेस को हम एसेट कैसे कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक टाइम का एक्सपेंडिचर है, बट उसका बेनिफिट जो है कई कई सालों तक होता है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हम एक बार खर्चा करते हैं, वन टाइम एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बट उसका जो बेनिफिट है वो कई कई सालों तक होता है, कई कई सालों तक। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी कंपनी जैसे किसी भी सुपरस्टार को लेके एडवर्टाइज करती है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो करोड़्स में आता है, ठीक है, उसका जो बेनिफिट है वो कई सालों तक होता है। अब बेनिफिट तो उसका 10 साल तक होगा, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमने एक साल में किया है। अगर सारा खर्चा हम एक ही साल अकाउंट्स में डालेंगे तो उससे क्या होगा, उस बिजनेस के प्रॉफिट की बजाय लॉसेस शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो करोड्स का एक्सपेंडिचर है उसे एक ही साल नहीं शो करेंगे बुक्स में, उसे हम उतने सालों में डिवाइड करेंगे जितने साल उस चीज़ का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो खर्चा है इसलिए हम उसे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लॉसेस, नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। अब आपको ये बात समझ आ जाएगी, मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट पे जितना खर्चा होगा वो एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पहले साल ही सारा खर्चा बुक्स में डाल दिया तो बुक्स में प्रॉफिट की बजाय लॉसेस शो होंगी, जिससे उसकी गुडविल डाउन जाएगी। तो यहाँ पे हम जब डेफिनेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 ईयर। कितने सालों के लिए, जितने साल वो हमें बेनिफिट देगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से, विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल। देन आ गई लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। पहले मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया, एसेट्स में मैंने वर्ड यूज़ किया है एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। ओन्ड मतलब जिसका वो मालिक है, ओड मतलब जो चीज़ हमने किसी को पे करनी है, टू पे देनी है, सो दैट इज़ नोन एज लाइबिलिटी। वो हमारी है, ये हमने किसी को पे करनी है, तो दैट इज़ लाइबिलिटी। देनदारी, इसे हम हिंदी में देनदारी भी कह सकते हैं, जो अमाउंट हमने किसी को पे करनी। अगर बिजनेस, हम लोग इसके कंसेप्ट करेंगे, अकाउंट्स में हम बिजनेस और ऑनर को अलग अलग मान के चलते हैं। सबसे पहला टर्म हमने कैपिटल किया। कैपिटल क्या है, जो बिजनेसमैन किस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब क्योंकि बिजनेसमैन के पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट हुए तो बिजनेस के लिए वो क्या होगी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर, अगर बिजनेस ने ऑनर को ही पैसे देने हैं तो उसे इंटरनल, क्योंकि वो मालिक अपना ही है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी। अगर वही पैसे किसी बाहर वाले को देने हैं, जैसे बैंक को देने हैं या किसी क्रेडिटर को देने हैं या जिससे हमने माल सप्लाई किया सप्लायर को देने हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल होगी जो ऑनर के प्रति है, एक्सटर्नल होगी जो आउटसाइडर्स के प्रति है। लाइबिलिटी जो हम एक साल से ज़्यादा के लिए है, जो मोर देन 1 ईयर के लिए, एक साल से ज़्यादा के लिए पे करनी है। जैसे हमने कोई 5 साल का लोन लिया, 5 इयर्स लोन, हमने 5 सालों में उसे पूरा करना है, तो दैट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। और वो लाइबिलिटी जो हमने विद इन 12 मंथ्स करनी है, एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो हमने साल के अंदर अंदर पे करनी है। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो जिन्होंने हमें क्रेडिट पे गुड्स दी हैं,
ठीक है, जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज की हैं। बिल्स पेबल, तो वो जो लाइबिलिटी हमने विद इन 1 ईयर पे कर ही देनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटी। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर वो होता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। हमने शुरू में कैपिटल की डेफिनेशन में इसको क्लियर किया था। देन आगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जो दो पार्टीज के बीच में होती हैं, दो पार्टीज के बीच में होती हैं। जैसे हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, हमने गुड्स परचेज की तो क्या हुआ, सेलर ने गुड्स सेल की, तो परचेजर और सेलर के बीच की ट्रांजैक्शन, परचेजर और सेलर के बीच की ट्रांजैक्शन इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने गुड्स परचेज की ताकि मैं उसे सेल कर सकूं, और सेलर ने गुड्स सेल की ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि इन दोनों का पर्पस प्रॉफिट कमाना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब दो पार्टीज के बीच होती है तो उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है ये मनी और मनीज वर्थ, मनी या मनी के रिगार्डिंग होती है। ये ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती है। ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लेके आती है। जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, फाइनेंशियल पोजीशन तो चेंज होगी ही होगी। इसका डबल एस्पेक्ट होता है, एक पर्सन चीज़ रिसीव कर रहा है और दूसरा गिव कर रहा है, मतलब डबल इफेक्ट हो रहा है। परचेजर गुड्स ले रहा है और सेलर गुड्स दे रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स। जब हमने चीज़ बेच दी, ठीक है, किसी को क्रेडिट पे इन द ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब रूटीन में हम जब गुड्स सेल करते हैं, अगर हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किए हैं, अभी हमने पैसे रिसीव करने हैं, गुड्स दे दी बट पैसे रिसीव करने हैं, तो उसे कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब सेल ऑफ गुड्स हो चुकी हैं बट अभी हमने अमाउंट रिसीव करनी है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, मीन्स इसके आगे दो पार्ट्स हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स। डेटर तो वो पर्सन हो गया जिसको हमने क्रेडिट सेल की है, एक्स ने वाई को गुड्स सेल की है, तो अब वाई ने पैसे देने हैं, तो वाई क्या होगा हमारा, डेटर। डेटर मतलब देनदार, जिसने पैसे देने हैं। तो क्योंकि उसने पैसे देने हैं, हमने पैसे लेने हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स भी होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। बिल रिसीवेबल, अब अगर डेटर कहता है कि मैं जो है पैसे थोड़ी देर बाद दूंगा, आप मेरे पास एक बिल लिख दो, बिल ड्रॉ कर दो, हमने उस पर बिल ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाई। वाई कहता है कि मेरे पे बिल ड्रॉ कर दो, तो वाई कहता है कि मैं जो है 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट करूँगा। तो अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, 3 महीने बाद वो हमें पेमेंट करेगा। तो वो जो हमें बिल लिख के दे रहा है, बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो दैट इज़ नोन एज बिल रिसीवेबल, मतलब जिस पे हमें फिक्स पीरियड के बाद पैसे मिलेंगे। अब ट्रेड पेबल्स क्या हैं, ट्रेड पेबल मतलब अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। उसमें हमने किया कि अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे है अमाउंट पेबल, यहाँ पे हमने अमाउंट पे करनी है। ठीक है, तो हमने पैसे देने हैं क्योंकि हमने क्या किया, हमने क्रेडिट परचेज की है। जब हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो उस केस में हमें पैसे देने हैं। ठीक है जी, तो ये जो अमाउंट पेबल है क्रेडिटर, अब जिस पर्सन को हमने पैसे पे करने हैं ही इज़ नोन एज क्रेडिटर। यहाँ पे एक्स ने गुड्स परचेज किए हैं, किससे परचेज किए हैं, वाई से। अब एक्स ने वाई को पैसे देने हैं, तो वाई उसके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। यहाँ पे गुड्स परचेज किया, वहाँ पे हमने क्या किया था, सेल की थी। तो अब मैंने किसी से चीज़ खरीदी है तो मैंने उसको पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, मेरे लिए वो क्या है, लाइबिलिटी। एसेट्स क्या है, जो चीज़ अपनी है, लाइबिलिटी क्या है, जो हमने पे करनी है।
बिल पेबल, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब जब मैं एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया पिछले पॉइंट में, तो वाई के लिए वो एक्स के लिए वो बी आर था क्योंकि उसने पैसे लेने हैं। वाई ने क्योंकि लिखा है कि मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो उसके लिए वो क्या हो गया, बिल पेबल। जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए रिसीवेबल है, जिसने पे करने हैं उसके लिए बिल पेबल है। बिल एक ही होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, भी पैसे रिसीव करने हैं कि पैसे पे करने हैं। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपने पुरानी वीडियो भी देखनी है, तो आप प्लीज़ आई बटन को प्रेस करें। डिस्काउंट इज़ इन रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब जैसे 10 रुपये की चीज़ है उस पर हमें 10% डिस्काउंट, यानी कि 1 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो 1 रुपया क्या कहेंगे जो लेस मिल रहा है, दैट इज़ नोन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो डिस्काउंट 2 तरीके का है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अगर तो हमें क्वांटिटी पे मिल रहा है, क्वांटिटी पे मिल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने पे मिल रहा है, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे, जैसे नॉर्मली होता है। ठीक है, ज़्यादातर फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर्स कहते हैं कि अगर आप 1 किलो चीज़ लोगे तो हम लोग आपको 10 रुपीज़ चार्ज करेंगे, या मान लो 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो अगर आप 5 kg लोगे तो 5 kg इज इक्वल टू 250, बट दे ऑफर अस 225 रुपीज़, यानी कि वो 25 रुपये हमें क्या दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी पे दिया जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर आप 5 किलो चीज़ लोगे तो हम आपको 225 की देंगे, पर अगर आप 1 kg लोगे तो हम सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। पर कैश डिस्काउंट क्या है, वो कह रहा है कि अगर आप 225 अभी दे दोगे, अगर आप 225 इमीडिएट पे कर दोगे या जल्दी पे करोगे, तो मैं इस पे आपको और ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको 5 रुपये और डिस्काउंट दूंगा। ये जो 5 रुपये किस लिए दे रहा है, ताकि उसको जल्दी पेमेंट मिल जाए। आप कहते हो नहीं मैं तो 1 महीने बाद पे करूँगा, तो वो हो सकता है कि आपको 225 की चीज़ दे। अगर आप कहते हो कि मैं इमीडिएट पे करूँगा, तो वो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट के लिए, मैं यहाँ पे वेजिटेबल का एग्जांपल ले रही थी इसलिए मैंने ये लिया। जो बिजनेसमैन है वो जो करोड्स में करते हैं ट्रांजैक्शंस, तो उनकी जो ज़्यादातर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो कैश डिस्काउंट बिजनेस को इसलिए अलाउ किया जाता है कि वो 6 महीने के क्रेडिट के बजाय 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनको पेमेंट कर दे। कैश डिस्काउंट जो है वो जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाता है ताकि उनको 6 महीने वेट ना करनी पड़े। ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा क्वांटिटी के लिए होता है। देन आ गया बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, अब कोई एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट कौन है, वो पर्सन जिसकी लाइबिलिटीज एसेट से ज़्यादा है। लाइबिलिटी आप लोगों को पता चल गया, हम कहते हैं देनदारी। लाइबिलिटी मतलब किसी ने पैसे देने 1 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, बट उसके एसेट्स कितने के हैं, 80,000 रुपीज़ के हैं। अब जिस बंदे की लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो वो क्या होगा, इंसॉल्वेंट, अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर देगा। अब दिवालिया जो पर्सन है, अगर वो अब क्योंकि उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा, एसेट्स कम है, वो हमें पूरे पैसे नहीं देगा, कुछ थोड़ी अमाउंट देगा इन द रेशो ऑफ देयर लाइबिलिटी टू एसेट्स। ठीक है, क्योंकि वो कम पैसे दे रहा है, वो जो जितना हमें अमाउंट इररिकवर हो रही है, नहीं मिल रही है, वो हमारे लिए क्या है, बैड डेट। डेट मतलब डेटर से बना है। डेटर कौन, देनदार। अब अगर देनदार बैड हो गया, बैड मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, ही इज़ अनएबल टू पे, वो अब दे ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, उसे क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, बैड डेट्स। मैंने इसमें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको कवर किया है। अगले लेक्चर में हम अगला जो टॉपिक है वो करेंगे कंसेप्ट का, प्रिंसिपल्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।